मैंने फोन किया आया था, डाला उन्होंने हमारे फ्रेंड की पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो, मैंने बाल से ले लो, मैंने फायरिंग किया बस। वो जो शादी से गया माँ करने मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। मेरी भतीजी, मेरा भाई, मेरी भाभी वापस कर दें। दूर पर किया गया इंटेलिजेंस बेस्ड और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात दूर पर किया गया। वाकई में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। कल शाम 5 बजे प्रिलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है, फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। ये वाकया पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को रुला रहा है। बच्चों के साथ बाहर जाएं कि नहीं, फैमिलीज हम घर से निकले कि नहीं, ऐसा कभी हमने सानिहा नहीं देखा। इंसानी हुकूक होते हैं और सबके लिए बराबर होते हैं, ये हुकूमत अच्छी तरह सुन ले। हुकूमत ने कत्ल किया है, रियासत की मिसाल बिल्कुल एक माँ की तरह होती है, लेकिन ये कैसी माँ है। हम धरने नहीं देंगे, लेकिन हम इनको बैठने में नहीं देंगे जब तक कि पूरी कौम को ये असल हकायक बता ना दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। सानिया साहिवाल ने बहुत सारे सवालात उठाए और बिलखसूस तमाम मामलात एक तरफ, जो मासूम बच्चे अपने माँ बाप और बहन से अब दूर हो गए, बिछड़ गए, जो अब कभी उनसे उनके पास वापस नहीं आएंगे, जो अपने माँ और बाप को अब भी तलाश कर रहे हैं। और जो बात आपने भी सुनी, जिस तरीके से बयान की गई कि जो हर बार हुकूमत अगर मुआवजे का ऐलान कर देती है तो उससे डबल या उससे ज्यादा मुआवजा ले लीजिए, लेकिन बच्चों को उनका बाप, बेटी को उनका बाप और खास तौर के ऊपर भाई को भाई वापस अगर दिला सकता है ये पैसे, तो ज्यादा पैसे लेके ले लीजिए। बहुत सारे सवाल उठे सानिया साहिवाल के ऊपर, और जिस तरीके से हमने देखा कि इस थाने के बाद जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है की तरफ से जो बदलते हुए बयानात थे, उसने मजीद शकूक और शुबात पैदा कर दिए। अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन है भी और था भी अगर, तो ऐसा कौन सा खौफ था जिसकी बुनियाद के ऊपर इस गाड़ी पर फायरिंग की गई और साथ बैठे हुए 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी याद रखने की बात है कि कोई ये पाकिस्तान में ऐसा पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी माजी में आज जिस तरीके से असेंबली के अंदर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इस पर ना सिर्फ रद्दअमल आया, इस पर तनकीद की गई, लेकिन यही मुस्लिम लीग नून, यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर अपने दौर में देखे, अपने अदवार में देखे, तो वहां पे नकीबुल्लाह महसूद जैसे वाकयात भी रूनुमा होते हैं, वहां पर साने है मॉडल टाउन भी रूनुमा होता है, वहां पे अमल जो बच्ची है कराची में उसका भी सानेहा रूनुमा होता है। इस तरह के बेतहाशा सानेहात और वाकयात हैं जिसमें पुलिस की इनएफिशिएंसी सामने आती है। हर बार बहुत ज्यादा शोर गुगा होता है, बहुत सारा शोर मचता है, और फिर उसके बाद चंद रोज गुजर जाने के बाद JITs कमेटीज तहकीकात की धूल में सब कुछ दब जाता है और एक नया वाकया या सानिया रूनुमा होने के इंतजार में हम रह जाते हैं। इस पर आज बात करेंगे, तमाम पहलुओं से इसका जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाकया पेश आया, वजूहात क्या रही, क्या चीजें थी, मुहर्रिकात क्या थे, कहीं से अगर जो शख्स इसमें जावाक हुआ उसके दहशत गर्दों से जो ताल्लुकात थे अगर वो थे तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाना चाहिए था। ये वो तमाम बातें हैं जिस पर आज बात करेंगे इस सानिया साहिवाल के हवाले से। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्जियाकार मंसूर अली खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर। मंसूर, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, मंसूर की आवाज हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि कनेक्टिविटी हो जाए, लेकिन उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है।
अगर कोशिशें करें जी, मंसूर को कनेक्ट कीजिए ताकि हम उनसे बात कर सकें और इसी मामले के ऊपर आगे जरा इस पर ना सिर्फ तज्जिया लें बल्कि इसके मुहर्रिकात भी जानने की कोशिश करें। और इन तमाम वाकयात के साथ साथ, इन तमाम चीजों के साथ साथ एक और भी बात अहम है कि वजीर आजम इमरान खान इस वक्त दोहा के दौरे के ऊपर हैं। JIT की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि कल शाम 5 बजे JIT की रिपोर्ट आ जाएगी। कौमी असम्बली का जो सेशन है वो भी 4 बजे प्लान कर दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं जी, एक इशू को सॉल्व करते हैं, जरा सा आते हैं और ब्रेक के बाद आकर इसी मौजू के ऊपर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। सीनियर तज्जियाकार और इसी पर बात करते हैं। मंसूर, इस सारे वाकये के ऊपर जिस तरीके से मैंने बात की और आप भी देख रहे हैं, इसकी हर तरफ असेंबली से लेके आम आवाम तक लोगों में हर जगह इसी बात का चर्चा है और इसी पर सवालात उठ रहे बहुत ज्यादा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाने वाला ये एक्शन, ये ऑपरेशन और खास तौर पे ये मासूम बच्चों की तस्वीर, उनकी आहो बका एक दिल रखने वाले इंसान को हिला देती है। ओवरऑल आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि पहला वाकया नहीं है, माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे और अब इस हुकूमत के खाते में ये सानिया साहिवाल आ गया। देखिए फरीद, मामला जो है वो कंपैरिजन का, सीधा सीधा आप एक और वाकये के साथ इसको कंपेयर कीजिए। मैं भी आपका इंट्रो देख रहा था, आपने उसके अंदर मुख्तलिफ वाकयात जो पुलिस ब्रूटैलिटी से मुतालिक है, मॉडल टाउन का सानिया हुआ, कराची के एक साने की आपने बात की, लेकिन आप इन दोनों इस वाकये को एक और वाकये के साथ कंपेयर कीजिए। आपको याद है पाकपतन के अंदर क्या हुआ था? पाकपतन के अंदर बुशरा बीबी की जो एक साबका फैमिली है, उनकी गाड़ी को रोका गया था, सिर्फ रोका गया था रात के वक्त। उसकी वजह से वो कंप्लेंट CM हाउस तक गई थी, CM हाउस एक्टिवेट हुआ था। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए IG को बुला लिया था कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुमने गाड़ी को रोक लिया। और सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर DPO पाकपतन को फारिग कर दिया गया था। DPO पाकपतन, सिर्फ इस बात के ऊपर कि तुमने गाड़ी को क्यों रोका। और जब CM उस्मान बुज़दार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था, जनाब मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं तो अवाम का दर्द सुनने के लिए यहां पे बैठा हूं और मेरे लिए तो जिसकी मर्जी कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पे तशरीफ ले आए। ये एक वाकया है, ये एक वाकया है कि स्टेट मशीनरी किसी एक सियासतदान के लिए किस तरह मूव होती है। अब उसको कंपेयर कीजिए इस दूसरे वाकये के साथ। कल मैं इस फैमिली के पास वहां पर गया हुआ था, कोट लखपत, मैंने वहीं से प्रोग्राम किया था। मैंने उस फैमिली से पूछा, मैंने कहा उस्मान बुज़दार साहब आपके पास आए थे, कितनी देर आपके पास वहां पर खड़े रहे? यकीन कीजिए उनका जवाब था 3 मिनट। उन्होंने कहा 3 मिनट हमारे पास आके खड़े हुए हैं और वहां पे भी बच्चों से आके मिले, बच्चों को भी फूलों का गुलदस्ता दिया है। आप सिर्फ बेहसी का जरा अंदाजा लगाइए कि जिस घर में फौतगी हुई है, जिस घर में लोग शहीद हुए हैं, मार दिया गया है उन्हें, आप वहां पे फूल प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के पास इतना तक नहीं हुआ कि एक दफा जाके उन लाशों को ही देख लें कि भाई कितनी गोलियां मारी गई हैं उन डेड बॉडीज को, उन लोगों के ऊपर कितनी गोलियां बरसाई। उसमें एक छोटी बच्ची 14 साल की लड़की भी शामिल है जिसको आपने दहशतगर्द करार दे दिया था। उसके बाद आपकी जो CTD की रिपोर्ट आती है, प्रेस रिलीज, वो एक मजाक का मजमुआ है। अच्छा, ये उसमें शर्म आनी चाहिए। इसी चीज के ऊपर आता हूं आपके पास कि ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, पहले एक स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया जाता है। ये तो बदलते हुए स्टेटमेंट हो गए। और मैं अच्छी तरीके से, हर इंसान ये जानता है कि किसी वाकये या साने के ऊपर अगर एक स्टेटमेंट वाजे नहीं है, उसके ऊपर अगर आप स्टैंड नहीं करते और वो तब्दील हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ है। दूसरी चीज, वजीर कानून साहब कहते हैं कि जी उसका जो लिंक है वो एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उससे होता है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो 2 करोड़ रुपए का इमदाद का ऐलान करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बदलते हुए स्टेटमेंट्स और फिर हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ की इमदाद का ऐलान, क्या दहशतगर्द को इमदाद दी जाती है? फरीद, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि रियासत होती है मां के जैसी। मां सच बोलती है, मां झूठ नहीं बोलती, मां जानों का ख्याल रखती है, मां इस बात का एहसास करती है कि मेरे बच्चे को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाए, मां उसका मजाक नहीं उड़ाती और किसी को दहशतगर्द कर। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, उसामा बिन लादेन के हवाले से ऑपरेशन हुआ था यहां पर एबटाबाद के अंदर, और भाई दुनिया का सबसे बड़ा उसको दहशतगर्द अमेरिका करार देता था, उसने भी उसके बच्चों को नहीं मारा। वो भी जब आया तो उसने आके उसामा बिन लादेन को ही हिट किया, उसने आके उसके बच्चों को नहीं मारा। ओ भाई, ये कौन सा इतना बड़ा दहशतगर्द था कि जिसको पकड़ने के लिए आपने सब पे गोलियां चला दी,
सब पे गोलियां, आप रुके तक नहीं, आपने देखा तक नहीं कि अंदर कौन बैठा है। उसके बाद आपकी जो प्रेस रिलीज आती है, आप उसमें कहते हैं गाड़ी के शीशे काले थे, आपकी प्रेस रिलीज कहती है उसके साथ मोटरसाइकिल थी, आपकी प्रेस रिलीज कहती है उस मोटरसाइकिल के ऊपर 3 बंदे बैठ के फरार हो गए। और मेरे भाई ये कौन सी मोटरसाइकिल थी जिसमें 3 बंदे बैठ जाएं? आपके पास एक पूरा डाला था, वो उस मोटरसाइकिल का ताकुब नहीं कर सका। वो मोटरसाइकिल किधर गई, कहां गायब हो गई? पूरे किसी फुटेज में कोई मोटरसाइकिल नजर नहीं आती। हुआ क्या? ये हुआ मेरे हाथ, मैं फरीद एक खबर दूं आपको, फरीद मैं आपको एक खबर दूं। मुझे आज एक फोन आया है, मुझे एक फोन आया, लेकिन मैं उस शख्स की आइडेंटिटी छुपा रहा हूं क्योंकि उसने मुझे कहा कि मुझे जान का खतरा है। ये मैं खबर अभी तक पहले मैंने नहीं ना ट्वीट की है, मैंने बात की, मैं आपके प्रोग्राम में देने लगा हूं। उस शख्स ने, मेरे पास उसका नंबर है, अथॉरिटीज अगर मुझसे राब्ता करना चाहती हैं मुझसे करें। उन्होंने कहा ये सारा वाकया मैंने अपनी आंखों से अपने सामने देखा है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, एनी शाहिद है, विटनेस है, एनी शाहिद है जी, बिल्कुल बिल्कुल एनी शाहिद है। 20 साल उसकी उम्र है। हाँ। वो इस वक्त पंजाब में नहीं है, पंजाब से बाहर है, वो ट्रेवल कर रहा था उस वक्त, और उसने अपनी आंखों के सामने सारा वाकया देखा है। उसने कहा जी मैं हल्फन ये बात कहता हूं, उस गाड़ी से किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई, मैंने पूरा वाकया अपने सामने देखा है। इन्होंने बाहर निकल के उसको फ्रंट से भी गोलियां मारी हैं, उसको साइड से भी गोलियां मारी हैं, वहां से बिल्कुल मजामत नहीं हुई। मैंने कहा भाई आप आके अथॉरिटीज की हेल्प करें। उसके जी मुझे मेरी जान का खतरा है कि मुझे ही ना मार दें। अच्छा, बच्चों के हवाले से फिर ये क्या बताया? खौफ और डर पैदा किया। बच्चों के हवाले से क्या बताया? अगर इफ ही इज अ विटनेस एंड ही टोल्ड यू एवरीथिंग, तो उसने बताया उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि बच्चों को बाहर निकाला, इन्होंने बड़े तरीके से बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद फायरिंग की है इन्होंने, उसके बाद फायरिंग। इसका मतलब है जब ये बच्चों को निकाल रहे थे, इनको पता था गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, इनको औरतें भी नजर आई होंगी, इनको क्लियरली नजर आया होगा कि गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा है, और उसके बावजूद इन्होंने फायरिंग की है। ये मुझे उस एनी शाहिद ने बात बताई है। ये इस शख्स का नाम पता मेरे पास इस पेपर के ऊपर लिखा है। मुझे कोई अथॉरिटी अगर राब्ता करना चाहती है आके मुझसे राब्ता कर ले, मैं ये देने को तैयार हूं, लेकिन उसकी जान की हिफाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे सीनियर लीडर को यहां पर करनी पड़ेगी कि उस शख्स को कुछ होगा नहीं। ये आपने जो बात कही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे वाकयात, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो विटनेसेस होंगे, यकीनन होंगे, क्योंकि बहुत सारी फुटेजेस ऐसी भी चल रही है जिसके अंदर चूंकि वो उस शारा के ऊपर बहुत सारी पैसेंजर बसेस हैं, उन बसेस के अंदर की बनी हुई भी फुटेजेस हैं जिनको रेड सर्कल करके दिखाया भी जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो वो चीजें हैं, कहीं ना कहीं किसी ने उसको देखा भी होगा, उसको कैप्चर भी किया होगा, और जो आपने बात कर रहे हैं कि जिसने आपसे कांटेक्ट किया उस चीज के ऊपर, उसने सारी चीजें देखी भी। लेकिन ये चीज हुई क्यों? मेरा तो सवाल ये है, क्या कोई वीक इंफॉर्मेशन थी या कोई इतनी स्ट्रांग इंफॉर्मेशन थी, और फिर उसके बाद जब हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके ऊपर जो है वो एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, उसको बनाने की, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी उसकी करने की कोशिश की जा रही है। ये वाकया हुआ क्यों? देखिए फरीद, हमारे यहां पे कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिसपे बड़ा सवेयर किस्म का प्रेशर आता है, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट्स होती हैं, एंकरिंग है जो आप और मैं हम काम करते हैं, इनके इन जॉब्स के ऊपर बड़ा सवेयर प्रेशर आता है और क्विक डिसीजन आपने लेना होता है। ये मेरी अपनी थॉट है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं इस बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मामले के अंदर इंटेलिजेंस आई, ये बताया गया कि ये इस तरह का इशू है, लेकिन द पर्सन इन चार्ज ऑन द ग्राउंड, जो फील्ड के ऊपर मौजूद था, उसने मेरे ख्याल में फैसला गलत किया। उसने फैसला गलत किया, वो पैनिक में आ गया, वो परेशान हो गया, वो डर गया, और उन्होंने सीधा सीधा जो है वो फायर मारने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया। दैट इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। आई एम प्रीटी श्योर इंटेलिजेंस होगी। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, बिकॉज हम लोग यहां पे अदालत लगा के नहीं बैठे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग गलत हुई है और वो पैनिक में आ गए, वो जो भी वहां पे शख्स इंचार्ज था, और उसने गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, इस किस्म के ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहली बात यही होती है, आपने पैनिक नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना, और अगर साथ आपके इनोसेंट लाइव्स वहां पे मौजूद हैं, और सिर्फ मैं तो कहता हूं सिर्फ उस जगह नहीं, आसपास जो सड़क के ऊपर लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी जाने भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने जिस तरह फायर किया है, एक आधी गोली इधर उधर चली जाती, साथ वाली जो गाड़ी गुजर रही है, बसें वहां से गुजर रही हैं, हाईवे है, अगर वहां पे किसी को गोली लग जाती तब क्या होता? आपने हर दफा ख्याल रखना होता है इस चीज का। मेरा ख्याल में जो डिसीजन मेकर था, ऑन ग्राउंड वहां पे मौजूद था, उससे यह गलत फैसला हुआ है। अच्छा मंसूर, पहली दफा नहीं है, आप और मैं इन चीजों को देखते रहे हैं, राइट? अगर हम पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट को देखें, हम PMLN को देखें, हम तहरीक इंसाफ को देख लें, चीजें अदवार तब्दील हैं, हुकूमतें तब्दील हैं, लेकिन जो तरीक़ा वारदात या जो इस तरह के सानियात या वाकयात वो उसी तरह से हो रहे होते हैं। अगर हम पीपुल्स पार्टी में देखें, हम मुर्तजा भुट्टो साहब का अगर हम देख लें,
अगर हम उस केस को लेके जाए, हम उसके बाद जो है वो राव अनवार वाला जो एपिसोड रहा और जो उनकी जो चीजें उनके साथ रही हम वो देख लें, उसके बाद हम सानेह मॉडल टाउन देख लें, फिर ये साहिवाल देख लें, ये क्यों यानी मेरा तो सवाल ये कि ये क्यों हो रहा है? हमने इसके ऊपर अब तक इसका सद्जवाब क्यों नहीं किया? हमने पुलिस की कैपेसिटी या उनको जो है इस तरह की जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो उनकी ट्रेनिंग है उसके ऊपर हमने उसको ट्रेन क्यों नहीं किया? ऐसे वाकयात होते ही क्यों है? देखिए फरीद, हकीकत यह है कि जो भी आपने वाकया देखा है, मैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कम से कम इस हद तक ब्लेम नहीं करूंगा कि जनाब चूंकि पुलिस ने यह हरकत की है तो आप इसके जिम्मेदार हैं। मेरा ख्याल में यह बरसों पुरानी एक बीमारी है जो शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी चलती रही है, बल्कि उससे पहले भी परवेज इलाही साहब के दौर से भी पहले का जो दौर था, शहबाज शरीफ साहब का जो पुराना दौर था, ये तब से जाली पुलिस मुकाबलों का मामला जो है वहां से चलते आ रहे हैं। एक तारीख भरी पड़ी है अगर आप उन वाकयात को उठाकर देखना शुरू करें तो। मेरा ख्याल है पुलिस को लगाम डालना जरूरी है। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस का भी वाकया सुना देना जो है वो कराची में हुआ, तो वो इसी तरीके की चीजें थी, वो भी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको ये बताऊं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, पंजाब के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी, जो सबसे अच्छा कदम जिसको मैंने उस वक्त तारीफ भी मैंने उसकी की थी, नासिर दुरानी साहब को ये लेकर आए थे पुलिस इस्लाहात करने के लिए। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वो भी सियासी मुदाखलत करने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो ओहदा छोड़ के चले गए। अगर वो यहां पर मौजूद होते तो कम से कम इन तमाम डिपार्टमेंट्स को, जिसमें डॉल्फिन भी शामिल है, सीटीडी भी शामिल है, पंजाब पुलिस जो थानों के अंदर मौजूद है, कचहरियों में जो जिस तरह कैदियों को ये लोग लेके जाते हैं, वो भी सारे मामला शामिल हैं, इन तमाम को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह पुराने अदवार में तमाम ये हुकूमतें इस हवाले से फेल हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किसी किस्म की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई फिलहाल। यानी कि नए पाकिस्तान के अंदर भी मामला वही पुराने पाकिस्तान वाला चल रहा है। कोई आप समझते हैं इसको रोका जा सकता है या इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में और ना हो? आप क्या समझते हैं? सोल्यूशन आपके पास क्या है? महज बयानात दे देना, असेंबली में आके कंडेम कर देना? मुझे आज बड़ी हैरत हुई, मैं जो देख रहा था कि असेंबली के अंदर तकरीबन हर जमात ने इस चीज को किया। अच्छी बात है, वाकया कंडेम करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हमारे अदवार में या हमारे प्रोविंसेस में भी ऐसा क्या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से जवाब सब जानते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए, मैं सिर्फ यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून वाले कम से कम इसके ऊपर अगर सियासत करने की कोशिश करें। मैं इस वक्त जहां पे बैठा हुआ हूं, मैं अब ये हैरानगी की बात है कि कोइंसिडेंट है कि मैं एक गली दूर हूं उस जगह से जहां पे मॉडल टाउन का सानिया वाकया हुआ था। मेरा घर वहीं पे मौजूद है, मिनाजुल कुरान के पास ही है। आज भी यहाँ के पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो बार बार हमसे यही बात करते हैं। मुझे लोग ताने देते हैं, वो कहते हैं जनाब आप टीवी के ऊपर जाते हैं, जरा कभी बात करें कि आज तक वो लोग इंसाफ के मुंतजर हैं। तो मुस्लिम लीग नून के लोग जब असेंबलियों के अंदर खड़े होके तो इस मामले के ऊपर सियासत करने की अगर कोशिश करें तो उनको एक दफा वाकई अपने गिरबान को झांकना चाहिए कि उन 14 लोगों के भाई उनको इंसाफ तो दे दो, पहले लाके उनको बता तो दो कि ऑर्डर किसने दिया था। बगैर ऑर्डर दिए पुलिस ने फायर खोल दिया। आज यहां पे सीटीडी के 16 अहलकारों के नाम तक नहीं लिख सकते आप, नामालूम अफराद के खिलाफ आप एफआईआर काट देते हैं। यहां पे 14 लोग कत्ल हो गए, आज तक पता नहीं लग सका जनाब वो फोन आया किसकी तरफ से था, ऊपर से ऑर्डर किसने दिया था। अंधा कानून है ये, इसी तरह मामला चल रहे हैं। पाकिस्तानी इसी तरह जो है वो ज़बा होते रहेंगे, कुर्बानियां देते रहेंगे, लेकिन हमारा कानून लगता है शायद ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अली खान साफी, सीनियर साफी, तज्जियाकार, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। इस बात हम कर रहे थे, कमिश्नर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी के ऊपर राजा खालिद फारूक साहब जो कि साबिक आईजी पंजाब हैं, उनसे इस सारे मामले के ऊपर उनसे राय लेंगे। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इस तरह के जो वाकयात और सानियात, इस चीज के ऊपर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। से बात करेंगे, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजा खालिद फारूक साहब, साबिक आईजी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं ख्वाजा जी जी राजा नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, माजरत मैं आपसे चाहता हूँ इस चीज के लिए खालिद साहब। चले जी आगे बढ़ते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नया वाकया तो नहीं है और जितनी भी हुकूमतें रही हैं माजी के अंदर किसी न किसी हुकूमत में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर कि जब ये वाकया रूनुमा हुआ और उसके बाद एक स्टेटमेंट सीटीडी की तरफ से, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, शकूक व शुबात तो खुद पैदा कर दिए। देखिए बात यह है कि अब इसकी बेसिकली तो आपको सबको पता है ऑलरेडी कि एडिशनल आईजी की सरकर्दगी में इसकी अपना जेआईटी की बन गई है, वो इंक्वायरी कर रही है। हाई लेवल की वो टीम है, अफसर भी उन्होंने जो लगाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरिट पे करने वाले हैं।
तो वो कल तक तुमको वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ क्या किसका फॉल्ट हुआ। बैकग्राउंड में जो जेएटी बता रही है बात, वो भी उनका दो पोर्शन है इस बात के। एक तो है कि जो ऑपरेशन किया गया किस बुनियाद पे किया गया, उसमें वो अदील नामी एक शख्स है बैकग्राउंड में जो जिसका नाम रेड बुक में है और वांटेड है, और उसका ताल्लुक दाइश और दूसरे ग्रुप से है जो कि सारे इस वारदातों में जो मुख्तलिफ जो है टेररिस्ट की इसमें कहते हैं जी शामिल है। उसमें उसने मई में जो है एक आल्टो गाड़ी ओलेक्स के जरिए खरीदी और इस लड़के जीशान को दी, जिससे वो लिंकेजेस जो अभी अप्रैली चीजें आई है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। इनसाइट तो अभी शेयर नहीं की, वो तफसील इंक्वायरी में पता चलेगा। तो बहरहाल वो उसमें वो दूसरे बंदे को बिठा के ताकि कैमोफ्लेज किया जाए तो वो इस्तेमाल किया जाए जो भी एक्सप्लोसिव एक जगह दूसरी जगह, इस हवाले से बात हुआ सारा इंसिडेंट। लेकिन ख्वाजा साहब उसके अंदर से निकला तो कुछ भी नहीं जो कहा गया एक्सप्लोसिव इसके अंदर है। अब ये मैं तो पहला पोर्शन बैकग्राउंड बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है। ठीक। अब उसमें एक और बता है कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, ISI और इसका CTD पंजाब का ज्वाइंट था, इंटेलिजेंस की कलेक्शन थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बेसिकली IBO। हाँ IBO जो है। अच्छा, दूसरा वो पोर्शन जो है वो आता है मौके पे क्या हुआ। अब मौके पे आके सारा जो सिचुएशन जो खराब हुई उसको हैंडलिंग जो उसकी मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से सारा जो है ना वो ये सारी सिचुएशन बनी, और वो जिसके लिए ये CTD के लिए भी एक बहुत एक क्वेश्चनेबल उनकी जो परफॉर्मेंस हुई। हालांकि उनका परफॉर्म पास देखे तो बहुत आला है और पंजाब को खासतौर पे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है इस हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, क्रेडिट गोज टू देम। लेकिन एक इंसिडेंट जो है इस तरह का जो हो जाए तो वो सारे जो अच्छे काम है वो तो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह का वाकया वो बदनामी का बायस बनता है जो कि इस पर बन रहा है। ठीक। अब इस पे जो है जो चीजें ख्वाजा साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपका पूरा करियर आपका इसके अंदर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं कि कोई आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन होती है, आपकी तमाम जो है वो आप इंक्लूडिंग व्हीकल नंबर सारी चीजें होती हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे सब्जेक्ट को जो भी आपने जिसको डिटेक्ट करना है या जो डिटेक्ट हो गया है, क्या स्ट्रेट फायर किया जाता है? नहीं, उसमें दो इसमें पहलू है। एक तो ये है कि ये जो है ना एकदम फौरी इतला मिली कि वो गाड़ी जो अंडर ऑब्जर्वेशन थी कि वो निकल आई है, जिसकी ये जो सेफ सिटी के कैमरा उन्होंने इनको रिपोर्ट किया और मूवमेंट हो गई और फौरी तौर पर इसको एक्शन फॉलोअप शुरू हो गया। दूसरा जो आपका जो बड़ा वैलिड ऑब्जर्वेशन है, और मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि उसमें स्ट्रेट फायर करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हमारा तो कल्चर या स्टैंडर्ड SOP यही होता है कि आप उसको इनफेक्टिव कर ले और आइसोलेट करके इनफेक्टिव करें ताकि कोई जो इनोसेंट बंदे हैं उसका लॉस ना हो, ह्यूमन लॉस कोई ना हो। यहाँ आके जो हैंडलिंग में है वो गलत हुआ है। लेकिन ये अगर आप अमेरिका में मिसाल के तौर पर चले जाएं तो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ठीक करते हैं। वो कहते हैं जी कि वो फायर ना भी करे, तो अगर आप समझते हैं कि ये टेररिस्ट है तो यू आर फुली ऑथराइज टू शूट देम। बल्कि वो ये भी नहीं कहते कि उसको जख्मी करे, वो कहते शूट करे। आपने देखा होगा कि अमेरिका में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें वो मतलब बंदा वो बटवे जेब में हाथ डाल के अपना को ID निकाल रहा होता है तो वो शूट कर देता है। अमेरिकन पुलिस ऑफिसर जो है वो कहते हैं पता नहीं असला ना मार दे। तो बहरहाल लेकिन ये इसमें उसको जस्टिफिकेशन में उसके हवाले से तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन गुड फेथ जो इनसे जो प्लान ऑपरेट हुआ वहां जाकर जो मिसहैंडल हुआ और मौके पे जो थी वो सारी सिचुएशन हुई, वो खासी जो मीडिया में चीजें आई है उसकी जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही। सर देखिए ना, जो बच्चे हैं, जो बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं, जो उनका बेटा है उन्होंने कहा हमें कि जी हमसे पैसे ले ले भले लेकिन हमें छोड़ दें, और उसके बाद जो है लेकिन उसके बावजूद भी चीजें नहीं की गई हैं। देखिए ना कि अगर एक बच्चे हैं आपके पास है, खवातीन है, क्या खातून को भी, यानी हमारे यहाँ तो खवातीन और इस तरीके से बड़ा रिस्पेक्ट और सारी चीजें हैं कि खवातीन के मामलात के ऊपर उनको साइड पे कर दिया जाता है, बच्चों को साइड पे कर दिया जाता है, तो सर खातून को निशाना क्यों बनाया गया जबकि दो, एक उनकी साहबजादी और एक नहीं मैं इस केस के हवाले से तो मैं अपनी ओपिनियन आपको दिया है कि वो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं था। इसका हैंडलिंग जो है वो मिसमैनेज हुई है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। बाकी खातून होना आपके दाइश में तो दुनिया में देखें, पाकिस्तान में भी पकड़े गए केस जिसमें दाइश में खवातीन भी शामिल हुई हैं, वो कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है। लेकिन
एहतियात ड्यू केयर जरूर करनी चाहिए थी, ताकि कोई बाद में इनोसेंट बंदा, क्योंकि एक इनोसेंट मैं समझता हूँ, दो भाग जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इनोसेंट की जान नहीं जानी चाहिए। तो ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो मुलजम तो बाद में पकड़ा जा सकता है, जो इनोसेंट मारा गया उसका तो कोई फिर वापसी नहीं हो सकती, इसलिए वो मेजर लॉस है। इस लिहाज से मैं इसकी तायीद नहीं इस ऑपरेशन की, इस हवाले से जो हैंडलिंग हुई है। अब उसमें क्या हुआ है, मौके पे अफसरान कौन डिसीजन लेने वाला था, किसने गलत डिसीजन लिया, ये सारी इंक्वायरी में चीजें साबित होंगी। लेकिन उसमें मैं एक और चीज ये कहूंगा कि हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन की तरफ इन चीजों की तरफ जाना चाहिए। उसमें जो है, एक तो ये है कि ऐसे जहां भी जो भी वाकयात हों उसमें हमें जो है ना जुडिशियल इंक्वायरी फौरी करानी चाहिए, ताकि कल को जुडिशियल इंक्वायरी में अगर स्टैब्लिश हो कि जी कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो गलत है, तो वो उसके कानूनी उसके तौर पर जो भी कार्रवाई होगी, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसे ट्रिगर फ्री हैप्पी जो फायरिंग होती है वो रुक जाएगी। क्योंकि उसमें जिसने भी जहां गलत किया जुडिशियल इंक्वायरी में स्टैब्लिश हो गया तो वो उसको सजा मिल जाएगी, तो वो अल्टीमेटली उस लिहाज से एक स्टॉपेज लग जाएगा, ताकि कोई आदमी अपना फायर पावर जो है ना दुनिया में जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं, यूज ऑफ वेपन कैसे करना है। हमें भी एसओपी जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से पूरी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, वो अपग्रेड करनी चाहिए लेटेस्ट के इस सिचुएशन के मुताबिक। कभी सर क्या हमारे पास एसओपी है ख्वाजा साहब, क्या हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट सीटीडीज या जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं फील्ड में जाके, क्या उनके पास वो एसओपीज हैं वेपन यूजेज के हवाले से? वो वेपन के हवाले से देखिए, उसमें तो यही होता है कि आइसोलेट करें, उसको हथियार डालने में मजबूर करें, जनरल तो वो चीजें हैं। लेकिन मौके पे जो अफसर जो काम कर रहा है उससे लैक ऑफ प्रैक्टिस कह ले, लैक ऑफ ट्रेनिंग कह ले, लैक ऑफ फोरसाइट कह ले, या इम्प्रॉपर डिसीजन कह ले, वो डिसीजन मेकिंग गलत कर ले, ह्यूमन बीइंग है, ये चीजें हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक तो जुडिशियल प्रोसेस हो, फिर इंटरनल हमारे जो है ट्रेनिंग और इसमें अपग्रेड करने की जरूरत है। तीसरा एक जो है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए कि जो कि पब्लिक को शिकायत हो, वो जो पुलिस ऑर्डर में मौजूद तो वो उसके मुताबिक जो है वो परमानेंट बॉडी बने, वो पावरफुल बॉडी है और वो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी करेगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो महकमे की अपनी होनी चाहिए और हो भी रही होगी, लेकिन एक्सटर्नल भी आपको ये अदारा जो पुलिस ऑर्डर में मौजूद है वो किसी हुकूमत ने नहीं बनाया, पिछली हुकूमत ने भी बनाया, अभी भी नहीं बना। तो इस तरफ भी हमें परमानेंट एक अदारा बनना चाहिए जो उस पर कंटिन्यूसली काम करे, ताकि पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उसको रिड्रेस करे। ठीक है ख्वाजा साहब, एक चीज और, ये जो 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें नाम कहीं नहीं है, यानी नामालूम लिख दिए गए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए वो नामालूम अफराद थे? नहीं, वो जो नामालूम अफराद जो है वो मुद्दई पर जो है वो डिसीज का जो मकतूलीन है सिविल के, उनकी तरफ से हुआ है। तो एक कॉमन सेंस है कि उनको कैसे बताया, वो तो ये कह सकते हैं कि जी सीटीडी या पुलिस के बंदे थे, वो तो नाम नहीं जान सकते, वो अनरियलिस्टिक बात होती। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। इंसिडेंट में एफआईआर में तो जरूरी नहीं है कि नाम पहली एफआईआर में हर एक के नाम आने चाहिए, वो बल्कि ज्यादा अनरियलिस्टिक है। उसमें आप बाद में जब इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट पे हो तो उसमें फिर वो देख लेंगे, हर एक का रिकॉर्ड देखेंगे, पुलिस का रिकॉर्ड देखेंगे, कौन कौन ऑपरेशन पे गया, एंट्री पड़ी होती है, वायरलेस मैसेजेस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी चेहरों की, ये सारी चीजें देखने के बाद वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वो तो मसला कोई नहीं है। और इसमें ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है जी पहले एफआईआर में नाम भी होना चाहिए, भाई ये वो तो अनरियलिस्टिक मैं समझता हूँ कि वो एक पब्लिक के आदमी तो यही कह सकता है ना, मैं शनाख्त करता हूँ चेहरे से, मैं ये तो नहीं जानता वो कौन है। तो वो इस लिहाज से वो ऐसा वो सीरियस इशू नहीं है। जो एक डिबेट मैंने देखा मीडिया में ये चल रही है जी नाम क्यों नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो पुलिस वाला कहे जी मुझे नहीं है तो पता, तो फिर और बात होती, चूंकि ये मुद्दई पब्लिक है तो उस वाले से कोई ऐसी मसला नहीं इसमें। अच्छा पहली इन्वेस्टिगेशन। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ इसमें कि जिस तरीके से जीआईटी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, सारी चीजें कर रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ना कहीं से लिंक जुड़ भी जाता है कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनमें से किसी एक का ताल्लुक है भी, लेकिन अगर रिटेलिएशन नहीं हुई, यानी कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई काउंटर फायर नहीं हुआ, और जो सीटीडी की तरफ से ही वन साइडेड ये फायर था जिसमें ये तमाम अपनी जान की बाजी हार गए, तो क्या उस पे भी जो सीटीडी के अफसरान और एहलकार इसमें हिस्सा ले रहे थे वही कल्प्रेट माने जाएंगे, ठहराए जाएंगे? 100% पर ठहराए जाएंगे। यूज ऑफ फोर्स आपने जस्टिफाई करनी है।
लॉ कहीं नहीं कहता कि टेररिस्ट है तो आपको पता चल जाए टेररिस्ट, उसको गोली मार दे। वो बिल्कुल वहाँ वो लॉ में प्रोविजन है कि किस कंडीशन में आप फायर कर सकते हैं। वो आम आदमी को भी वो प्रोटेक्शन मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता कि सिविलियन पे वो बंदा फायर कर रहा है और उसको अपनी जान का खतरा है, तो अपने डिफेंस में वो फायर बैक या उस तरह के मेजर्स ले सकता है जिससे वो उसकी अपनी जान बच जाए। तो इस हवाले से पुलिस ऑफिसर भी जो है, अगर उस पर किसी ने फायर ही नहीं किया है तो स्टेट में विदाउट प्रोवोकेशन वो फायर करता है, देन ही इज द कल्प्रिट, ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट अंडर द लॉ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा खालिद फारूक साहब, साबिक आईजी पंजाब, इस मामले के ऊपर बात कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल लगी हुई है इस काम पर कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगे। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान, इन दोनों की जानिब से दरख्वास्त को लेकर जाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आसिफ अली जरदारी ने 2018 के कागजात नामजदगी में गलत बयानी फॉर्म ए और बी में बहुत सारी चीजें हैं जो डिक्लेयर नहीं की हैं, दरख्वास्त दी गई है ये। और न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट, पार्किंग स्पेस और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की गई हैं, यानी असासे अपने छुपाए गए हैं। और इन असासों को छुपाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इससे पहले जब खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त को लेकर गए तो वहां उन्होंने इस बात को समझा कि यहां से एक और फोरम है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर वो इस बात को लेकर जाएं ताकि जल्द और फौरी इंसाफ मिले। गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अगर आप अपने गोशवारे दुरुस्त अंदाज में सामने नहीं लाते हैं, आपने अपनी कागजात नामजदगी में अपने असल हकायक बयान नहीं किए हैं, तो वो भी नाअहली की तरफ चली जाती है। इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा जरा कि खुर्रम साहब, इस वक्त क्या ये आपके नजदीक या पार्टी के नजदीक वक्त की अहम जरूरत है कि आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के लिए पहले दरख्वास्त आप इलेक्शन कमीशन ले गए और वहां से आपने ये समझा कि अब इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए ताकि जल्दी फैसला हो? नहीं, देखिए असल में सर बात यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है ना। आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और सवाल यही नहीं है कि असासे नहीं दिखाए, आप असासे देखे भी तो सही ना कि असासे हैं कैसे, करोड़ों रुपए के असासे हैं। अब उनको छुपाने की वजूहत क्या है, वो तो जाहिर है कि जब मामला आगे की तरफ चलेंगे तो वो उनको बताएंगे। तो ये आवाम जानना चाहती है। देखें, ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, फॉर्म भी है जिसमें बताया जाता है कि आपके असासे हैं क्या, आपके पास जायदाद क्या है, आपके पास गाड़ी, आपके पास अपार्टमेंट कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं। अगर ये चीज़ें हम डिक्लेयर नहीं करते तो आप सादिक और अमीन नहीं है। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन में हमने एक रेफरेंस जमा कराया था, उस वक्त तक तो ये सिर्फ एक कागजात की हद तक थे, लेकिन आज जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो मैं आपसे बताऊं कि इन कागजात की हमने तस्दीक करवा ली है। और तस्दीक जाहिर है कि वो पाकिस्तान से नहीं हुई है, वो तस्दीक जो है उसी मुल्क से हुई है जिस मुल्क की ये जायदाद है इनकी। लिहाजा हम समझते हैं कि बड़ा एक अहम मामला है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक पार्टी के को चेयरमैन है और एक जिम्मेदार शख्सियत है। इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए थी इनसे। चलिए ये तो बता दीजिए, ये आपने जो वेरीफाई किया है इंटरनेशनली तमाम चीजों को, ये जायदादें इन्होंने कहां कहां बनाई है वैसे जो डिक्लेयर नहीं की और इसी की बुनियाद पर आपने दरख्वास्त भी दी है? इसमें सर एक अपार्टमेंट तो मैनहट्टन के अंदर है जो कि 2007 में लिया गया था और इसी महीने की 2 तारीख तक उसके टैक्स भी पेड हैं। और उसी अपार्टमेंट के अंदर जो है इन्होंने 2015 में उस अपार्टमेंट के लिए एक पार्किंग लॉट भी खरीदा है, वो भी हमने अटैच किया है। और इसके अलावा कुछ साल पहले इन्होंने 2 SUVs, 2 बम प्रूफ गाड़ियां खरीदी थी, वो भी इन्होंने जो हैं उसको फॉर्म भी में नहीं दिए हैं। तो ये फिलहाल तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने आगे सुप्रीम कोर्ट में विद जो है ये इसमें हमने इनको इन शवाहिद को तस्दीक के साथ जमा करा। खुर्रम साहब, इसमें महरीन शाह नामी खातून का भी नाम आ रहा है, यकीनन आपने इस बारे में मालूमात इकट्ठी भी की होंगी। कौन है ये खातून और क्या किरदार है इनका? अच्छा देखिए, ये महरीन साहिबा जो हैं बेसिकली इनको आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है कि जो भी जायदाद खरीदनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो जरदारी साहब ने उनको अथॉरिटी दी है कि वो उनके बिहाफ के ऊपर कर सकती हैं। और सबसे अहम बात देखें इसके अंदर ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जरदारी साहब के अपने सिग्नेचर्स भी हुए हैं, जिनको आप चाहें तो उसको फॉर्म 20 से आप जो है उसको मैच भी कर सकते हैं। खुर्रम साहब, यही काम जो आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फोरम आप क्यों समझ रहे हैं?
मेरे ख्याल से अगर हम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अगर जमा कराते हैं तो कुछ वक्त के बाद या कुछ अरसे के बाद इस केस ने जो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना था या शायद हाई कोर्ट के अंदर जाना था। लेकिन जाहिर है कि चीज़ों को जल्दी ख़त्म करना है, मामला को आगे लेकर जाना है। और जिस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था तो उस वक्त तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स ही थे कि हमें एक शवाहिद मिले थे कि ये जरदारी साहब के जो है अपार्टमेंट हैं। लेकिन आज जब हम इसको जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जब मैंने इसको विड्रॉ किया तो विड्रॉ करने की वजह भी यही थी कि उसके बाद उसकी तस्दीक भी हो गई थी। उसके अलावा और भी कुछ शवाहिद थे जो हमें मिले थे। तो हमने बेहतर समझा कि ये शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा केस है ना। देखें, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री का पनामा के बाद सबसे बड़ा केस, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर ये जो है इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उन्होंने अपने एहसासे जो है वो डिक्लेयर नहीं किए हैं। लिहाजा हमने ये बेहतर समझा और हमारे लॉयर्स ने ये बेहतर समझा कि इस केस को जो है हम